Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start topic name is engine performance parameter. So for engine performance we have three parameter which we have to be discussed one by one. First is power, then efficiency and then fuel consumptions, right? So हमें इन थ्री पैरामीटर के बेस पर इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर की। तो पावर जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, राइट। सो पावर में भी क्या है आपका इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर। तो बिफोर स्टार्टिंग पावर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा ग्राफ के थ्रू। जैसे कि आपके पास ये है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी इंजन है, ठीक है, वो बिना फ्यूल से रनिंग नहीं कर सकता, उसके लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर फ्यूल होगा तो इंजन को हम आगे रन करवा सकेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि जो फ्यूल पावर है और आपका इंडिकेटिंग पावर है और एक है आपका ब्रेक पावर, जैसे कि आपके ग्राफ में दे रखा है, ठीक है। अब फ्यूल पावर दैट मीन्स कि फ्यूल की पावर क्या होती है कि जो आपका फ्यूल होता है जो कि इंजन के अंदर होता है, उसमें क्या होता है, उसको अगर हम कंप्रेस करवाते हैं, ठीक है। अब कंप्रेस करवाते हैं तो कंप्रेस होने के बाद वो क्या करता है, पिस्टन पर पावर डेवलप करता है। तो इस पावर को हम बोलते हैं इंडिकेटिंग पावर, राइट। और उसके बाद में ये इंडिकेटिंग पावर के बाद में जब वो पावर क्रैंक पर जाता है तो उसको बोलते हैं हम ब्रेक पावर, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिकेटिंग पावर क्या होता है और ब्रेक पावर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फ्यूल क्या होता है कि मास ऑफ फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इसका कंटेंट होता है मास ऑफ फ्यूल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किलोग्राम, मास ऑफ फ्यूल पर सेकंड, तो किलोग्राम पर सेकंड, और मल्टीप्लाई CV मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू होता है आपका किलो जूल पर केजी। तो किलो जूल केजी से केजी कैंसिल, तो हमारे पास मिलेगा आपको केजी पर सेकंड, जिसको हम बोल सकते हैं किलो वाट। तो जो इसकी यूनिट हो जाएगी फ्यूल पावर की वो क्या हो जाएगी आपकी किलो वाट। अब हम बात करते हैं इंडिकेटिंग पावर। इंडिकेटिंग पावर मीन्स क्या होता है कि द पावर प्रोड्यूस इनसाइड द सिलेंडर, इंजन सिलेंडर बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। मीन्स सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल बर्न होने के कारण पावर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम इंडिकेटिंग पावर। और इंडिकेटिंग पावर को कैसे लिखना है उसका मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल का कंबशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर एक जैसा नहीं रहता है, प्रेशर क्या करता है, वेरी करता है। तो उसके बेस पर हमें इसका फॉर्मूला मिलेगा, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो इंडिकेटेड पावर का जो फॉर्मूला है हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रेशर क्या होता है आपका वेरी करता है, तो हम मीन इफेक्टिव प्रेशर लेते हैं। तो PM मल्टीप्लाई L लेंथ ऑफ स्ट्रोक मल्टीप्लाई एरिया पिस्टन इंटू N को हम बोलते हैं नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, राइट। पर मिनट मीन्स तो ये हो जाएगा आपका 60, और मल्टीप्लाई यहाँ पे K का मतलब होता है, यहाँ पे मैं K लिखता हूँ तो K का मीनिंग होता है आपका नंबर ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जितने हम सिलेंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो इसकी यूनिट होती है वो होती है आपकी वॉट। अगर वॉट में लिखेंगे तो ये, और अगर किलो वाट में इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा PM मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई स्मॉल n इंटू K अपॉन 60 मल्टीप्लाई 1000, राइट। तो ये हो जाएगा आपका किलो वाट।
राइट। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटेड पावर। तो आपको पता चल ही गया हो कि इंडिकेटेड पावर क्या होता है, द पावर प्रोड्यूस इनसाइड द इंजन सिलेंडर बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब उसके बाद आता है हमारा ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर की हम बात करें तो अब ब्रेक पावर क्या होता है कि इट इज़ द पावर अवेलेबल एट इंजन क्रैंकशाफ्ट फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। समटाइम वी कॉल्ड एज इंजन आउटपुट पावर एंड इट इज मेजर बाय डायनामोमीटर, राइट। तो ब्रेक पावर क्या होता है कि जैसे इंडिकेटेड पावर के बाद, जब इंडिकेटेड पावर तो आपको पता चल ही गया कि इंडिकेटेड पावर में क्या होता है कि द पावर प्रोड्यूस इनसाइड द इंजन सिलेंडर बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो इस पे आपके पिस्टन पर जो पावर प्रोड्यूस होता है और उसी के थ्रू जब क्रैंक पर पूरा पावर डेवलप होता है और वो जो पावर होता है उसी को बोलते हैं हम ब्रेक पावर। अब ब्रेक पावर को हम अगर लिख सकते हैं तो इस तरह, ब्रेक पावर इक्वल्स टू 2π/T/60। ठीक है, जहाँ पर टी होता है आपका, वो होता है टॉर्क। टी होता है आपका टॉर्क, कौन सा टॉर्क, रेसिस्टिंग टॉर्क, राइट। और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर। और उसके बाद टी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क इक्वल टू लोड इनटू रेडियस, राइट। तो डब्ल्यू होता है आपका नेट लोड एक्टिंग ऑन ब्रेक ड्रम। क्योंकि देखो डायनामोमीटर जैसे कि आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा है, थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास में भी पढ़ा होता कि ब्रेक एंड डायनामोमीटर का जो चैप्टर था उसमें अपने डायनामोमीटर में भी पढ़ा था कि डायनामोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने का एक डिवाइस होता है। तो उस समय आपने ये इक्वेशंस पढ़ी थी कि टॉर्क इक्वल टू लोड मीन्स डब्ल्यू, नेट लोड एक्टिंग ऑन ब्रेक ड्रम, और इनटू आर मीन्स इफेक्टिव रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम, राइट। और उसके बेस पर आपने जो एन होता है, ये तो आपको पता ही है, रिवॉल्यूशन पर मिनट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, राइट। सो ये हो गया आपका ब्रेक पावर। और पावर के इसकी भी यूनिट हम इस तरह लिख सकते हैं, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्रेक पावर को एक दूसरे तरीके से लिखे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर और ब्रेक मल्टीप्लाई LA_N इंटू के अपॉन 60 मल्टीप्लाई 1000। जैसे हमने इंडिकेटिंग पावर के फॉर्म में लिखा था उसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने, जैसे अभी हमने देखा था इंडिकेटिंग पावर में हमने क्या लिखा था, PM मीन्स मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो किसके लिए लिखा था, इंडिकेटिंग पावर के फॉर्म में। और यहाँ पे हमने इसको किसके फॉर्म में लिखा है, ब्रेक पावर के फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। तो ब्रेक पावर भी हो गया आपका ये। स्टूडेंट्स, ना हम देखते हैं फ्रिक्शन पावर। तो फ्रिक्शन पावर में क्या होता है, द ब्रेक पावर ऑफ एन इंजन इज ऑलवेज लेस देन द इंडिकेटेड पावर ऑफ एन इंजन। ठीक है। तो फ्रिक्शन पावर में क्या होता है, जनरली इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर होता है, राइट। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका ग्राफ था इसमें फ्यूल पावर, इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर, क्योंकि देखो फ्यूल पावर से इंडिकेटेड पावर तक आने में इसमें लॉस इन रेडिएशन प्लस कूलेंट लॉस होता है। ठीक है। तो ये होता है इंडिकेटेड पावर, मतलब फ्यूल एक तरह से यहाँ पर इनपुट का काम कर रहा है, उसके बाद में आपको आउटपुट क्या मिलता है, इंडिकेटेड पावर। क्योंकि फ्यूल का फ्यूल का क्या होता है, कम्बेशन होता है, कम्बेशन होने के बाद पिस्टन पर पावर डेवलप होता है, तो वो होता है आपका इंडिकेटेड पावर। अब उसके बाद इंडिकेटेड पावर से जब पिस्टन धीरे धीरे मूव करता है तो उसमें क्या होता है, इसकी जो वॉल्स में कुछ फ्रिक्शन लॉस होता है। फ्रिक्शन लॉस होने के कारण इसकी जो वैल्यू होती है वो इंडिकेटेड पावर से क्या होती है, कम होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेक पावर ऑफ एन इंजन इज ऑलवेज लेस देन द इंडिकेटेड पावर ऑफ एन इंजन। तो फ्रिक्शन पावर इज इक्वल्स टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, राइट। नाउ ओके, नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज इफिशिएंसी। ठीक है। अब इंजन परफॉर्मेंस में हम जो दूसरा पैरामीटर पढ़ने जा रहे हैं वो है इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी तो आपको पता ही है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये हमेशा होता है। अब इफिशिएंसी में पहली जो इफिशिएंसी है हमारे पास वो है मैकेनिकल
efficiency. So मैकेनिकल एफिशिएंसी में क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर. सो जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है बीटा एम मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो ये होता है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, राइट. सो अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रेशो होता है वो क्या होता है? डिलीवर्ड पावर टू द पावर प्रोवाइडेड टू द पिस्टन इन इंजन, राइट. डिलीवर्ड पावर टू द पावर प्रोवाइडेड टू पिस्टन इन इंजन, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? मैकेनिकल एफिशिएंसी. क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसको इस तरह लिखेंगे तो ब्रेक पावर अपॉन ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर, ठीक है. तो इसको इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर टू द इनपुट फ्यूल एनर्जी इन अप्रोप्रिएट यूनिट, राइट. सो नीटा ये होता है आपका आई टी एच इक्वल्स टू इंडिकेटिंग पावर अपॉन एनर्जी इन फ्यूल पर सेकंड, राइट. सो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिखने का तरीका ये है कि एन इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इक्वल्स टू इंडिकेटेड पावर अपॉन मास ऑफ फ्यूल पर यूनिट और पर सेकंड मल्टीप्लाई क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल. एक बात तो क्लियर है कि जब भी आपके सिलेंडर में फ्यूल होता है तो फ्यूल का क्या होगा? मास होगा और उसकी कुछ कैलोरीफिक वैल्यू होगी. तो वो फ्यूल के बाद कितना पावर डेवलप होता है तो वो है आपका इंडिकेटिंग पावर. तो इसको बोलते हैं आप इंडिकेटिंग थर्मल एफिशिएंसी. नाउ नेक्स्ट है आपके पास ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी. अब ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में क्या होगा? एफिशिएंसी इसमें आपको कुछ नहीं करना है. अब ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द क्रैंक टू द इनपुट फ्यूल एनर्जी इन अप्रोप्रिएट यूनिट. तो इसका सिंबल इस तरह से सिंपल हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इक्वल्स टू ब्रेक पावर अपॉन मास ऑफ फ्यूल पर सेकंड मल्टीप्लाई क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, राइट. सो इसको लिख सकते हैं हम ब्रेक पावर अपॉन एम एफ मल्टीप्लाई सी वी. इसको भी लिख सकते थे हम आई पी अपॉन एम एफ मल्टीप्लाई सी वी. तो ये हो गया आपका ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी. उसके बाद अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी. तो वो है आपके पास एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी. अब हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को अगर समझते हैं तो इसके लिए ये जो इक्वेशंस हैं वो ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर में आप डिराइव कर चुके होंगे. सो इसके लिए लिख सकते हैं द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी वो क्या होता है? फॉर पेट्रोल के लिए होता है आपका बीटा एयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. और फॉर डीजल
डीजल के लिए होता है ईटा एयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/r⁴ r-1 इंटू ρ⁴ r-1/r⁴ ये इक्वेशंस होती है। तो ये हो गया आपका एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अब नेक्स्ट एफिशिएंसी जो है हमारे पास, रिलेटिव एफिशिएंसी। तो रिलेटिव एफिशिएंसी को अगर डिफाइन करते हैं तो रिलेटिव एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन एक्चुअल साइकिल टू दैट द आइडियल साइकिल, राइट। सो इसको लिखने का तरीका क्या है, इटा रिलेटिव एफिशिएंसी इटा ये हो जाएगा आपका इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ठीक है, सो ये एक रिलेशन हो गया। अब हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को अगर मैं डिफाइन करूं तो इज डिफाइन इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू द इनटेक सिस्टम टू द रेट एट विच द वॉल्यूम इज डिस्प्लेस्ड बाय द सिस्टम। सो ईटा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल वॉल्यूम। इसको अगर हम सीधा तरीके से समझना चाहें कि जैसे एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, वो अगर पिस्टन के थ्रू सक करता है तो थ्योरेटिकल जो वॉल्यूम है वो आना चाहिए, बट वो एक्चुअल में आता नहीं है। जैसे कि थ्योरेटिकल वॉल्यूम 10 है, बट अगर वो पिस्टन एयर और फ्यूल के मिक्सचर को 9 वॉल्यूम तक सक करता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये एक रेशो ऐसा है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल वॉल्यूम। इसको हम एक बेसिक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि आपने होली में पिचकारी देखी है। अब पिचकारी से क्या होता है, वाटर को आप सक करते हो, तो जितना उसका ऑक्यूपाइड एरिया है उतना वो सक होना चाहिए, बट उतना वो होता नहीं है। तो उस रेशो को हम बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस। ठीक है, सो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम बाय इंजन फॉर 1 यूनिट ऑफ पावर प्रोडक्शंस। मीन्स वो इसमें ये बोलना चाहता है कि जो आपने फ्यूल को कंज्यूम किया और उस फ्यूल को कंज्यूम करने से जो हमें पावर मिला उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन फॉर इंडिकेटिंग पावर के लिए ये होगा आपका mf अपॉन bp। अब mf मीन्स यूनिट कितनी होगी, mf की मीन्स मास ऑफ फ्यूल किलोग्राम, और ब्रेक पावर, तो ब्रेक पावर की यूनिट कितनी, किलोवाट पर आवर। तो ये यूनिट हो गई इंडिकेटिंग पावर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस। और स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस फॉर ब्रेक पावर, तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ फ्यूल अपॉन ये इंडिकेटिंग पावर, तो ये हो जाएगा आपका ब्रेक पावर। तो इसकी यूनिट भी सेम हो जाएगी किलोग्राम पर किलोवाट आवर। सो इस तरह हमारा जो टॉपिक है इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर ये यहाँ पर कंप्लीट होता। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पावर को स्टडी किया, उसके बाद हमने एफिशिएंसी को स्टडी किया, और उसके बाद में हमने लास्ट में स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस को कंप्लीट किया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। थैंक यू।